जो हम लोगों के बीच में मुर्गा लड़ाने का काम कर रहे थे, आज भी वही लड़ाने का काम कर रहे हैं। और मेरे उन भाइयों पर मुझे तरस आ रहा है जो विधायक प्रत्याशी के तौर पे घूम रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में। पिछले गलतियों से आप भी नहीं सीख रहे हो। आखिर पूरे सुनिए जिला में उसको कोई एक पढ़ा लिखा आप आदमी नहीं दूसरे मिलता है? पार्टी की आप दूसरे पार्टी की फिक्र मत कीजिए, आप अपने पार्टी की फिक्र कीजिए कि आपकी पार्टी कहां पर है, आने वाले दिनों में आप क्या करने जा रहे हैं वो बताइए। छोड़िए ना, ईमान को छोड़िए, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। अपने गांव में छोड़िए, पूरे बिहार में जब प्रधानमंत्री आप बनाए, मुख्यमंत्री आप बनाए, अपने गांव में एक फैक्ट्री नहीं लगा सके, एक अपने गांव में एक यूनिवर्सिटी नहीं खोल सके, एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं खोल सके। बात बड़ी बड़ी करते हैं, बिहार को बदलने चले हैं। ये सारे लोग बीजेपी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अभी यहाँ मुसलमानों को लुभाने वाली वो बात कर रहे हैं और सेकुलर बिहार के सेकुलर हिंदू को लुभाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अख्तुल ईमान साहब, उन्होंने भी मेहनत किया है, उनको भी उनका श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन वो कहे कि सिर्फ मैं किया हूँ, इस बात को नहीं मान सकता। वहाँ जो भी प्रॉब्लम था, अप्रोच को बनाने में जो भी विवाद थी, आपने वहाँ के ग्रामीणों को मिला करके तो वो काम नहीं कर सके। अब श्रेय लेने की जब बारी आती है तो खूब ढिंडोरा पीटने लगते हैं। हमारे सांसद जी श्रेय लेने में नहीं लगे हुए हैं। आपको मैं बताऊं, क्योंकि अभी सांसद जी के साथ जुड़ के काम कर रहा हूं, अभी कम से कम 50 पुल है जिसका शिलान्यास अभी होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गहमा गहमी का माहौल पूरे बिहार में है, सीमांचल में सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जिस शख्स से मिलाने जा रहे हैं वो छोटे मोटे नहीं बल्कि एक कद्दावर लीडर है, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। मजलिस में इनका बड़ा तजर्बा रहा है, मजलिस के लिए काफ़ी जोशीले तौर पर इन्होंने काम किया है और जब भी बोले हैं काफ़ी मुखर होकर बोले हैं। लेकिन कल तक जिनके समर्थन में बोलते थे, जिनके हक के लिए बोलते थे, आज उन्हीं के बारे में जो है साहब क्या क्या नहीं बोल देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने चैनल में अपनी बातों को रखने का मौका दिया। अभी सर बाई इलेक्शन को लेकर के गहमा गहमी का माहौल है और सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। तो ये जो परिणाम है, ये परिणाम कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करेगा कि आने वाले चुनाव यानी 2025 का परिणाम कैसा रहेगा। किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया रहेगा। आगामी जो अभी विधानसभा उपचुनाव है, इसमें महागठबंधन इंशाल्लाह सारी सीटों में कामयाब होंगे, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो अभी बैसाखी पे अपनी जो सरकार बिहार में चला रहे हैं, यहाँ सिर्फ अपना वो कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। बिहार की आम जनताओं का उसको कोई फिक्र नहीं, कोई लेना देना नहीं। और उसके समर्थन और उसके जो साथ जो सरकार में है ये बीजेपी, ये बिहार में आपसी भाईचारा को तोड़ने और बिगाड़ने का काम करता है, वो नफरत फैलाने का काम करता है। लेकिन बिहार हमेशा, पूरे देश में बिहार वासियों ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, पूरे देश को जोड़ने का हमेशा संदेश दिया है। बिहार अभी आगामी जो अभी उपचुनाव है, इसमें हमारी महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन लेकिन नीतीश कुमार जी का बार बार ये कहते हैं कि हम न्याय के साथ इंसाफ करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं, तरक्की करते हैं, हम हर क्षेत्र में जो है साहब बेहतर काम करते हैं, बिहार की चौमुखी विकास के लिए काम करते हैं। लेकिन आपका दावा है कि नीतीश कुमार दरअसल ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कैसे संभव? नहीं, यकीनन नीतीश कुमार जी जब उसका पहला टर्म और सेकंड टर्म से यकीनन हम बहुत प्रभावित रहे हैं, यकीनन उनका हम बहुत बड़ा मतलब फैन रहे हैं। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उनका वो जो बोले थे कि हम अपनी नैतिकता जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, वो सब खत्म हो गया। उनके नैतिकता, मॉरल वगैरह सब बाहर में चला गया है, सिर्फ वो कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। अगर उनके अंदर मॉरलिटी होता तो उनके जो सहयोगी पार्टी जो बिहार में दंगा फैलाने का काम कर रहा है, उनके जो सहयोगी नेता हैं जो आकर के अभी सीमांचल की आपसी भाईचारे की, सीमांचल की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने का और तोड़ने का काम करके गया, तो उनको वो गिरफ्तार करने का काम करता। एक वक्त था जब आडवाणी जी का रथ यात्रा जब बिहार में आया था, तो माननीय लालू प्रसाद यादव ने उसको रोकने का काम किया था कि ये बिहार की सरजमीन है, यहाँ नफरतों का कोई फूल हम खिलने नहीं देंगे, या नफरत का कुछ भी हम होने नहीं देंगे। लेकिन वही नीतीश कुमार बड़ा अच्छा किया आपने, लालू जी का जिक्र किया। आपने कहा कि आडवाणी जी का रथ यात्रा जब बिहार को आने को था तो उनको जो है गिरफ्तार किया गया। मैं समझना चाहूँगा कि जो रथ लेकर के गिरिराज सिंह वो आडवाणी जी निकले थे, उनको रोकने का काम किया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि आपके किशनगंज में गिरिराज अपना रथ लेकर यानी अपने जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा उसको लेकर निकलते हैं, लेकिन यहाँ के जो कांग्रेस हैं, यहाँ के जो दूसरे लोग हैं, उनके तरफ से उस तरह से जो है साहब एग्रेसिव मोड नहीं देखा गया। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे माननीय सांसद जी ने काफ़ी उनका बड़ी एकदम घोर विरोध किए उनका। बाद मुहर्रम या हुसैन, जब ये सारा मामला चला गया बहुत दिनों के बाद, आपके जो है ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सांसद जी बार बार इनके लिए अपना वो विरोध जताया है कि यहाँ नफरत का विरोध तो जताया, मानते हैं कि विरोध जताया। लेकिन साहब गिरिराज सिंह जी आते हैं यहाँ पर, आकर के अब जो जिस मंशे के तहत आते हैं वो काम करके चले जाते हैं। एक हफ्ते के बाद आप बोलते हैं कि नहीं भैया गलत था। ये तो हमारे बिहार सरकार को चाहिए ना, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी
को चाहिए कि आपकी नैतिकता कहाँ चला गया, कि आपके सहयोगी पार्टी और आपके बिहार के चुड़भैये नेता आज जाकर के बिहार के आपसी भाईचारा, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ लड़ाने और इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। आपका नैतिकता कहाँ गया? नीतीश कुमार को निश्चित रूप से निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन क्या आपकी तरफ से, आपके सांसद की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से क्या नीतीश कुमार को ये मैसेज पहुंचाया गया कि अगर गिरिराज सिंह आते हैं तो बवाल हो जाएगा? बिल्कुल, ये विरोध हम लोग ने विरोध किया है। हमारे सांसद जी ने इसको मैसेज अपने लेटर के जरिए इन्होंने अवगत कराए हैं। लेकिन अभी जो यहाँ जो महागठबंधन जो एनडीए के साथी हैं, जो बीजेपी जदयू के नेता लोग हैं, उनके मुंह में क्यों जय जम गया? नहीं, कुछ नेताओं ने कहा भी है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनके विरोध भी किए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? चलिए, क्यों ऐसे जिन लोगों ने गिरिराज सिंह के खिलाफ बोला उनका असद इकबाल साहब स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि राज्य के मुखिया, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को मुखर होकर बोलना चाहिए था और नीतीश कुमार को ऐसे नेताओं की मुखालिफत करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में आप हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप एक महत्व रखते हैं। अगर आप चाहते तो गिरिराज सिंह जैसे लोग यहाँ कर नफरत नहीं फैलाते। बहरहाल आगे हम आते हैं सर, और आपसे ये समझना चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर जी का कहना है कि वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उनका ये कहना है कि भैया हम सरकार बनाएंगे, सरकार अगर नहीं बनाए तो हम फिर किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम दोबारा से लड़ेंगे, दोबारा से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उनका ये दावा है कि भैया इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। वहीं पर हमारे यहाँ की एक पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो सीमांचल में उनका वर्चस्व है। एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, उनका कहना है कि भैया 4 गए, हम जो है 24 लेकर के आएंगे। भाई जाहिर सी बात है, हर एक पार्टी का अपना अपना दावा है। आपसे समझना चाहेंगे कि महागठबंधन क्या, कहाँ पर अपने आप को देख पाती है? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है सर कि कुछ लोग कहते हैं कि 4 गया है, हम 24 लेके आएंगे। 4 को बचा नहीं पाया और 24 कहाँ से लेके आएंगे? अरे भाई, 4 लोगों को कैसे बचाएंगे? आपने उन्हें दिग्भ्रमित किया, आपने प्रलोभन दिया, आपने कहा सरकार में ये काम होगा आपका। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने 4 को लेके चल नहीं पाए। मैं बार बार इससे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मुखर होकर बोला हूँ कि हमारे जो जिसको हमने पहले अपना लीडर माना था, देखिए, हमारे बड़े भाई, सर मैं आपको कोचाधामन के विधायक अलहाज इजहार अस्फी साहब का एक स्टेटमेंट सुनाता हूं। उनसे जब मीडिया ने पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका कहना था कि हम जब एमआईएम में थे तो हमारी कहीं सुनी नहीं जाती थी, आज हम इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ चले गए ताकि क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। तो आपने प्रलोभन दिया, वो चले गए। ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे उन 4 को ये लेके चल नहीं पाए, वो 4 को नहीं चलने पाए। जो अपने पुराने कार्यकर्ता थे उनको लेके चल नहीं पाए। तो लीडरशिप क्वालिटी की कमी मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। लेकिन मुझे हंसी आ रही है और बड़ी दुखद भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है कि अभी फिर वही पिछले 5 साल में जो हम लोगों के बीच में मुर्गा लड़ाने का काम कर रहे थे, आज भी वही लड़ाने का काम कर रहे हैं। और मेरे उन भाइयों पर मुझे तरस आ रहा है जो विधायक प्रत्याशी के तौर पर घूम रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में। पिछले गलतियों से आप भी नहीं सीख रहे हो। उनको तकलीफ नहीं है साहब, हमें तकलीफ, उनको तो आपको क्यों तकलीफ? हमको इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि मैंने उसका भुक्त भोगी हूँ। अच्छा। मैं ग्रसित हूँ क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया था। हम लोगों को बेवकूफ बना करके तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, वो बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। मैं उन भाइयों से कहता हूँ, मेरे भाइयों, पिछली गलतियों से सुधारो। लोग गलतियों से सीखता है। अभी वही पिछले बार की तरह क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि क्लियर करो ना, काहे फिर क्या क्लियर करें? आज देखो वही कर रहा है, पिछले बार वही कर रहा था कि जो जितना मेंबर बनाएगा उनको पार्टी टिकट देंगे, सर्वे होगा उनको टिकट देंगे। वही नौटंकी इस बार भी चालू है। सर प्रोसेस तो वही है ना, वही नौटंकी। नहीं, हर पार्टी का प्रोसेस तो वही है ना। ऐसा कोई बात नहीं है सर। अगर सर्वे की बात करते हैं तो ठाकुरगंज के सर्वे में असद इकबाल का नाम नंबर 1 पे आया था, तो टिकट असद इकबाल को बनता। ये सब सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये लोग जो चर्बीदार तकरीर और बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, बंद कमरे में इन लोगों का असलियत मैंने देख चुका है सर। ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर पूरे सुनिए जिला में उसको कोई एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिलता। आप दूसरे पार्टी की फिक्र मत कीजिए, आप अपने पार्टी की फिक्र कीजिए कि आपकी पार्टी कहां पर है, आने वाले दिनों में आप क्या करने जा रहे हैं वो बताइए। छोड़िए ना, एमआईएम को छोड़िए। पिछले 10 साल से उस पार्टी के लिए मेहनत किया हूँ साहब। उस पार्टी को लेकर घर घर तक गया हूँ। उस पार्टी का पैगाम लोगों आम आवाम तक, किशनगंज लोकसभा के अलग अलग घर तक गया हूँ। तो दर्द कैसे नहीं हो सकता है साहब? आज उस पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं ये लोग, बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अपने पार्टी का एक जिला अध्यक्ष ढंग का नहीं मिल रहा है, एक पढ़ा लिखा इंसान उसको नहीं मिल पा रहा है, और वो पूरे विधानसभा 4 गया है तो 24 लाने की बात कर रहा है। और ये जो सूरत हाल अगर रही इसका पार्टी का, देखिएगा ये 2025 में बुढ़िया बस्तर बांध के हैदराबाद नहीं पहुंचता है तब उनको कहिएगा। अगर यही हाल जो अभी उन लोगों का जो रणनीति है, जो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, देखिएगा 2025 में बुढ़िया बस्तर बांध के जाएगा। दर्द है अभी भी उस पार्टी के लिए, क्योंकि 10 साल किसी पार्टी के लिए आप मेहनत कीजिएगा तो उनके लिए आपको दर्द तो होगा। ये मेरी दर्द है।
चलिए, बहरहाल आपका दर्द है, अपना दर्द आप समझिए, जनता समझेगी और पार्टी के ज़िम्मेदारान समझेंगे। भैया हमारा तो काम है आपसे एग्ज़ैक्टली जो है तमाम इश्यूज़ पर बात करना। बहरहाल हम ये समझना चाहेंगे सर कि आने वाले विधानसभा चुनाव की हम फिर से चर्चा कर रहे हैं और जिस तरीके से तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट आया, आपके गठबंधन के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हमने रोज़गार दिया है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, जबकि प्रशांत किशोर का एलिगेशन है कि भैया आप तो खुद ही अनपढ़ आदमी हैं, 10वीं फेल हैं आप कहाँ से शिक्षा के लिए बेहतर सोच सकते हैं? आप जिस प्रशांत किशोर जी की बात करते हैं ना, मुझे तो दुखद आता है उस पर। बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, बिहार वासियों को अभी लॉलीपॉप और मुंगेरी लाल का सपना दिखा रहे हैं। भाई साहब वो कह रहे हैं कि मैं मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री बनाया, मैं फला जी को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार जी को मैं 2016 में मुख्यमंत्री बनाया। आप बताइए, जिसको आपने प्रधानमंत्री बनाया हो, उस प्रधानमंत्री बना करके तो आज हम लोग रो रहे हैं, महंगाई का महार झेल रहे हैं और तरह तरह पूरा देश में हंगामा मचा हुआ है। फिर उस इंसान की बात पे बिहार वासी फंस करके फिर अपने आप बिहार को थोड़ा ना बर्बाद करेंगे। और दूसरी बात, आप हमारे माननीय तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहते हैं। अरे वो एक शेर का बच्चा है, माननीय लालू प्रसाद का बेटा है, मुख्यमंत्री का पेट से पैदा हुआ है और मुख्यमंत्री का बेटा है। वो राजनीति को देखा है और परखा है, बड़ी नजदीक से देखा है। अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो वो भी कुछ ना कुछ कर रहा था और वही बिहार में एक खाका बनाया एजुकेशन का, शिक्षा का, जो आज नीतीश कुमार इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं। उसी के वक्त में ये जो बिहार में इतनी बहालियां शुरू हुई, तो आप सोचिए। और ये प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम क्या कहता है, बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी चालू कर देंगे और उस पैसे से शिक्षा देंगे। उसकी मानसिकता को देखिए आप प्रशांत किशोर जी की, और बड़ी बड़ी बात कर रहा है। अपने गांव में छोड़िए, पूरे बिहार में जब प्रधानमंत्री आप बनाए, मुख्यमंत्री आप बनाए, अपने गाँव में एक फैक्ट्री नहीं लगा सके, एक अपने गाँव में एक यूनिवर्सिटी नहीं खोल सके, एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं खोल सके। बात बड़ी बड़ी करते हैं, बिहार को बदलने चले हैं। ये सारे लोग बीजेपी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अभी यहाँ मुसलमानों को लुभाने वाली वो बात कर रहे हैं और सेकुलर बिहार के सेकुलर हिंदू को लुभाने की बात कर रहे हैं। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इस बात को मालूम है कि वोट का बिहार में बंटवारा करेंगे और डायरेक्ट हमारी सरकार बनेगी। हमारे सांसद जी पोठिया से आते हैं। बिल्कुल। 4 दिन कबल पोठिया में एक चचरी पुल का उद्घाटन हुआ है। मुल्क की आज़ादी के 77 ईयर्स में हम लोग गुजर रहे हैं और वहाँ की अवाम, सांसद जी के क्षेत्र की अवाम चचरी पुल से गुजर रही है। इस पुल की आप बात कर रहे हैं, उसमें हमारे माननीय सांसद और माननीय विधायक इजाजुल हुसैन साहब ने उस पुल को पास करा चुके हैं। अभी बीच में बरसात आ गया था जिसकी वजह से रुका हुआ है। अब बहुत ही जल्दी काम शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। इसलिए क्योंकि अभी चलना है, आवाजाही करना है, उसके लिए वहाँ की अवाम ने, वहाँ की जनता ने चलने के लिए अभी चचरी पुल बनाया है। वो पुल तो बहुत पहले ही पास हो चुका है, बस उसका काम शुरू होने वाला है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सांसद के ही क्षेत्र से एक सवाल और है सर। मैंने पिछले दिनों जब दूसरे पार्टी के पॉलिटिकल लीडरों से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये बड़े ही अफसोस की बात है कि उनके उस हिसाब से कि जब उनकी पैदाइश हुई तब भी जो है साहब कांग्रेस का ही विधायक उन्होंने देखा। उनके वालिद साहब भी विधायक, सांसद डॉक्टर जावेद साहब भी विधायक थे। उनका कहना है कि अगर हमारे घर से इस्लामपुर नज़दीक नहीं होता तो यहाँ लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं। क्या वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं हो सका सर, और कब तक हो सकता है, कुछ चांसेस? देखिए, आपका पोठिया प्रखंड में ही, पोठिया में भी वो उप स्वास्थ्य केंद्र है, छतरगाछ में भी है। और हमारे सांसद जी काफी प्रयासरत हैं। देखिए, हमारे सांसद जी प्रयासरत हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार नीतीश कुमार जी हैं, उनको सीमांचल से सौतेलापन है। ये बार बार काम किए हुए, पास किए हुए काम को नहीं चालू करते हैं। बहुत सारे पुल, बहुत सारे सड़क पास हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पास लेटर जाता है तो वहाँ जाकर के अटक जाता है, बोलता है हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास रुपए नहीं है। और सिर्फ सीमांचल के लिए ऐसा है। आप देखिए, पटना और पटना के अगल बगल के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ हर चीज़ हो रहा है। गंगा में बड़ी बड़ी पुल बन रहा है। दुर्भाग्य है कि किशनगंज सीमांचल में काम नहीं हो रहा है। हमारे जो सांसद हैं वो काफ़ी प्रयासरत, मैं देख रहा हूँ उनके लेटरों का, जब लेटर जब यहाँ से इशू होता है, पहले तो मैं उनके साथ नहीं था, अभी अब जब जुड़े हैं तो उनके लेटर को देख रहा हूँ कि बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, हर दिन कुछ ना कुछ विभाग एक चीज आपने पुल का जिक्र किया तो याद आ गया, खाड़ी रसेली में जो पुल बना है और उस पुल को लेकर के जिस तरीके से अख्तरुल ईमान साहब ने दावा किया कि भैया काम हमारा है, हमने किया है, और आप लोग कांग्रेस वाले जो है आप पुराने लेटर दिखा करके कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने के चक्कर में ऐसा क्या है? और उनका ये भी कहना है कि भैया जहां पर अख्तरुल ईमान है वही काम क्यों हो रहा है, दूसरी जगह पर काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारे माननीय सांसद 2019 में एमपी बने हैं, उस वक्त से लेकर आप तक मैं आपको कितने लेटर दिखा सकता हूं, कितने बार उन्होंने माननीय नितिन गडकरी जी मिले, इतने लेटर जारी किए, बार बार मिले, मजबूर हो गए माननीय नितिन गडकरी जी, तो उस पुल का काम शुरू होने पर मजबूर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने भी मेहनत किया है, उनको भी उनका श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन वो कहे कि सिर्फ मैं क्या हूँ, इस बात को नहीं मान सकता। वहाँ जो भी प्रॉब्लम था, अप्रोच को बनाने में जो भी विवाद थी, आपने वहाँ के ग्रामीणों को मिला करके तो वो काम नहीं कर सके। अब श्रेय लेने की जब बारी आती है
तो खूब ढिंडोरा पीटने लगते हैं। हमारे सांसद जी सेरे लेने में नहीं लगे हुए हैं। आपको मैं बताऊं, क्योंकि अभी सांसद जी के साथ जुड़ के काम कर रहा हूं। अभी कम से कम 50 पुल है जिसका शिलान्यास अभी होने जा रहा है। बहुत सारा का काम शुरू हो गया। अभी मैं बता सकता हूं, अभी दिगल में जाकर के हम लोग कई पुल का शिलान्यास किए हैं। अभी हमारे डोमसड़क बाजवाड़ी में एक पुल का बड़ा पुल है जो 2017 के बाढ़ में ढह गया था, उनका शिलान्यास होना है। बहुत सारे पुल सड़क का काम चल रहा है, बहुत सबका आपका शिलान्यास होना बाकी है। ऐसा नहीं है, हमारे सांसद जी ज्यादा चिल्लाते नहीं है, ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ भी थोड़ी सी करते हैं तो इसको हंगामा मचा देते हैं। ठीक है, उनको भी सेरे मिलना चाहिए, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट हमारे माननीय सांसद जी को जा रहा है, जो 2019 से लेकर अब तक जबरदस्त तरीके से उस पुल के लिए लगे हुए थे।